सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले एफ का जो हमारा फाउंडेशन कोर्स 2 का जो यूनिट 2 है ह्यूमन राइट्स, उसका आज लेक्चर नंबर 5 लेने वाले हैं, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रीएम्बल। बेसिकली देखो, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है, यूएनओ क्या होता है, किस कब ये बेसिकली डिक्लेरेशन दिया गया था, एंड बेसिकली ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है इसका प्रीएम्बल क्या है, उसको डिटेल में इसको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, बेसिकली समझेंगे भी। ठीक है, और उसके जो 30 आर्टिकल्स है यूडीएचआर के, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग फाउंडेशन कोर्स का सेमेस्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो देखो, आज का ये जो टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिकली है क्या, पहले इसको समझो। देखो, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, देखो वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पर बेसिकली एक कमेटी बनाई गई पूरे दुनिया भर में। बेसिकली एक कमेटी बनाई गई, जैसे अभी यूएनओ है ना, आपको मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ सुना होगा आपने। ठीक है, तो वैसे ही पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, तो उस टाइम पर एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ठीक है, ये जो लीग ऑफ नेशन था, इसको बनाने का मेन रीजन ये था कि अगली बार वर्ल्ड वॉर 2 ना हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ 20-30 सालों बाद ही देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 हो। उसके बाद ये जो लीग ऑफ नेशन थी वो किसी काम की नहीं रही, किसी काम की नहीं है, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म भी हो गया और ये रोक भी नहीं पाई वर्ल्ड वॉर को। ठीक है, तो बेसिकली जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 1945 में बनाया गया। ठीक है, और बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बेसिकली यूएनओ, आपने सुना होगा यूएन या फिर यूएनओ। तो बेसिकली ये जो हमारा यूएन था, यूनाइटेड नेशन, ये जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन था, इसका मेन काम देखोगे, मतलब यूनाइटेड नेशन को बनाया तो इसलिए गया था कि ये जो है वर्ल्ड वॉर 3 अब होने ना दे। वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया, वर्ल्ड वॉर 1 भी हो गया, लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशन को, कि ये जितनी भी बातें रहेगी मतलब अपने आपसी बातचीत करके सल्टा लेगी बातचीत को। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो यूनाइटेड नेशन है, इसके अंदर काफ़ी सारी बेसिकली कह सकते हो चीज़ों के बारे में बातचीत होती है। मेन टॉपिक तो ये रहता है, जिसका कह सकते हो यूनाइटेड नेशन का जो मेन हिस्सा है वो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि इसके ऊपर ध्यान देता है कि मतलब वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी सारे हिस्से हैं जो अलग अलग चीज़ों पे देखते हैं। और देखो, क्योंकि देखो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन जो है, हमारा यूएन जो है, वो पूरी दुनिया को डेवलप करने के लिए, एक साथ लेकर आगे चलने के लिए बनाया गया था। ठीक है, कि पूरी दुनिया जो है एज अ विलेज काम करे, कि एक गाँव पूरी दुनिया है, इस तरह से। ठीक है, तो यूएन जो है वो क्या चाहता है कि पूरी दुनिया का विकास हो, पूरी दुनिया के अंदर लॉस एंड नियम कानून सारे अच्छे तरीके से चलते फिरते रहे, सारी चीज़ें ढंग से हो। तो इसलिए बेसिकली हुआ क्या कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और यूएन की स्थापना की गई, यूएन को बनाया गया, तो उस टाइम पर देखो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था 1945, बेसिकली 1945 में यूएन को बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 में। अब हुआ क्या, देखो कुछ सालों बाद 1948 में, कह सकते हो 10 दिसंबर 1948 में, ये जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशन, इसके अंदर एक असेंबली बनी, जनरल असेंबली, जिसके अंदर बेसिकली ये बातचीत हुई कि देखो पूरी दुनिया में देखोगे तो अलग अलग देश है जो दूसरे देशों को गुलाम बना के रखे। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बाकी लोगों को गुलाम बना के रखते हैं, या फिर उनके ह्यूमन राइट्स जो रहते हैं वो छीने जाते हैं, उनके जो मौलिक अधिकार होते हैं जो जिंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो छीने जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसिकली यूएन के अंदर बेसिकली 10 दिसंबर 1948 में जनरल असेंबली में बेसिकली एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, एक डिक्लेरेशन बनाया गया, बेसिकली डिक्लेरेशन को तैयार किया गया कि बेसिकली उसका नाम वो कह सकते हो ह्यूमन राइट्स था। ठीक है, कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास क्या क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके पास कौन से ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, एज अ ह्यूमन उनके पास कौन से हक होने चाहिए, तो उसके लिए ड्राफ्ट बनाया गया था। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि ड्राफ्ट कौन बनाया था, इसके अंदर मेन आदमी कौन था, ये सारी चीज़ें बताई गई, तो आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ कि ये जो बेसिकली जब यूएन के अंदर 10 दिसंबर 1948 में जनरल असेंबली बेसिकली ये जो हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है इसको ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया। ठीक है, अब उस टाइम पर देखोगे तो उस टाइम पर यूएन के अंदर कुछ खास नहीं, सारे देश नहीं थे उस टाइम पर यूएन के अंदर ऐड। उस टाइम पर देखोगे तो कुछ मतलब बेसिकली 56 की 58 के आसपास कुछ मतलब स्टेट्स, मतलब बेसिकली कंट्रीज जो थी वो यूएन के अंदर थी। ठीक है, जनरल असेंबली के अंदर। ठीक है, तो उसमें से 48 जो स्टेट्स थे, मतलब स्टेट्स मतलब बेसिकली जो भी नेशंस थे, उन लोगों ने बेसिकली इस डिक्लेरेशन की तरफ हामी भर दी कि हाँ भाई सही है, हम इसको मानते हैं इस डिक्लेरेशन को। ठीक है, और 8 देश थे जिन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 सही नहीं है, ये क्या बात होती है, हम क्यों माने इसको। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे थी। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का। मैं भी हिस्ट्री समझ आ गया हो किस तरह से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आया था। अब देखो यहाँ पर पॉइंट्स लिखे, इसे पढ़ते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। सो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR, जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन ने इसको लाया था। जनरल असेंबली ऑन 10 दिसंबर 1948 में एट पेरिस में बेसिकली ये जनरल असेंबली थी। 1948 में 10 दिसंबर को ये लाया गया था बेसिकली जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। सो द डायरेक्टर ऑफ द डिवीजन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरियल मिस्टर जॉन पैट्रेस हम्फ्री, बेसिकली डायरेक्टर थे उस टाइम पे, ड्राफ्ट मतलब ये ड्राफ्ट करने के लिए, वॉज द मेन पर्सन टू ड्राफ्ट द डिक्लेरेशन, मतलब ये इन्होंने ही मतलब कह सकते हो मेन पर्सन थे इस डिक्लेरेशन को बनाने में, ठीक है। देयर वेर 48 स्टेट्स फेवरिंग द अडॉप्टेशन ऑफ द डिक्लेरेशन एंड 8 स्टेट्स अब्सटेनिंग इट, मतलब क्या कि 48 स्टेट्स थे जिन्होंने बोला कि हाँ भाई ये जो डिक्लेरेशन, ये जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आपने बनाए हैं, लॉस बनाए हैं कि लोगों को ये हक मिलने चाहिए, जैसे उसके अंदर काफ़ी सारे कि जैसा लोगों को इक्वालिटी का होना चाहिए, हक होना चाहिए कि भैया सबको इक्वल होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो, अमेरिका का हो, किसी कहीं का भी हो, पाकिस्तान का हो, सबको इक्वल हमें मानना चाहिए एज अ ह्यूमन, क्योंकि एक ह्यूमन है तो सबको ह्यूमन जैसा पेश आना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट्स है ये आपको काफ़ी सारे अधिकार देते हैं। राइट्स का मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो बेसिकली यही कहा गया कि 48 स्टेट्स ने बोला हाँ ये सही है, ये डिक्लेरेशन मस्त है, और 8 जो देश थे उन्होंने बोला नहीं 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 सही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, ये डिक्लेरेशन किस तरह से आया था। अब देखो, द डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल एंड 30 आर्टिकल्स हाईलाइटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम एंटाइटल्ड टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। मतलब क्या, ये देखो अब ये जो हमारा डिक्लेरेशन है इसके अंदर बेसिकली स्टार्टिंग में एक प्रीएम्बल है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना कि उसके अंदर स्टार्टिंग में एक प्रीएम्बल रहता है, फिर उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं, उसके बाद लास्ट में मतलब बेसिकली देखो तो हमारे जो शेड्यूल्स रहते हैं जितने भी है वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार से रहता है, बस इसमें शेड्यूल्स नहीं रहते कि स्टार्टिंग में आपको एक प्रीएम्बल दिया रहेगा और उसके बाद इसमें 30 आर्टिकल्स है, 30 आर्टिकल्स, ये खाली इतने ही आर्टिकल्स है जो कि ह्यूमन राइट्स को बताते हैं कि आपके पास क्या क्या अधिकार है, क्या क्या फ्रीडम्स है आपके पास, जो कि एज अ ह्यूमन आपको मिलेगी अगर आप इस दुनिया में हो, ठीक है। बेसिकली आपको एज अ ह्यूमन आपको मिलेगी, अगर आप एक इंसान हो, चाहे कहीं कभी कोई भी जाति को, कलर कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, लड़का हो, लड़की हो, अगर आप एक इंसान हो तो आपको ये राइट्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 30 आर्टिकल्स वही आर्टिकल्स है। तो यहाँ पर देखो आज हम लोग प्रीएम्बल देखेंगे और इसके जो 30 आर्टिकल्स है UDHR के, हमारे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसी में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाएगा, तो इसलिए इसको याद देखते हैं। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका प्रीएम्बल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो देखो यहाँ पर पहली बात बताया गया है प्रीएम्बल के कि द प्रीएम्बल ऑफ UDHR कंसिस्ट ऑफ 7 पैराग्राफ फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द डिक्लेरेशन। प्रीएम्बल स्टेट द रीजन फॉर एडॉप्टेशन ऑफ द डिक्लेरेशन, इट स्टेट एज फॉलो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि देखो प्रीएम्बल जो है हमारा UDHR का, वो उसके अंदर टोटल 7 पैराग्राफ है, 7 पैराग्राफ है इसके अंदर, ठीक है। एंड इसके अंदर बेसिकली 7 पैराग्राफ में बेसिकली ये जो पैराग्राफ्स है इसके अंदर ये बताया गया है कि डिक्लेरेशन को आखिर क्यों लाया गया था, क्या रीजंस थे इसको लाने के लिए, और बेसिकली डिक्लेरेशन जो है वो आखिर है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। बेसिकली पूरे UDHR जो है उसके बारे में बताया गया कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी अगर हम इन आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें लिखी पढ़ते हैं। Whereas recognition of the inherent dignity and for the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, peace in the world। यानी क्या कि देखो अगर आप चाहते हो कि पूरी दुनिया में आज़ादी हो, जस्टिस हो, न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और शांति रहे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, World War II ना हो, ठीक है, मतलब World War III ना हो, झगड़ा झगड़ी कोई ना करे, तो इसके लिए अगर कोई इंसान पैदा होता है तो उसे हमें एज अ ह्यूमन बीइंग इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। मतलब उसकी जो इनहेरिटेंट डिग्निटी, इनहेरिटेंट मतलब जो जन्म से जो पैदा होता है और उसकी जो डिग्निटी होती है, डिग्निटी का मतलब एक वर्दीनेस, ठीक है। जैसे रहता है मान लो कोई छोटी जात का है तो उसको बोलते हैं ना ये छोटी जात का है, भगाओ इसको, किसी काम का नहीं है, निकालो, लात मार के भगाओ इसको। तो ये एक टाइप से देखो तो उसकी बेइज्जती की जा रही, तो उसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक टाइप का रहता है ना, हाँ भाई इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये जो इंसान, जितने भी इंसान जब पैदा होते हैं तो सबके पास सेम इक्वल सारी चीज़ें होती है, सबके पास 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, सब नंगे पैदा होते हैं।
तो ये जो इनहेरिटेड डिग्निटी सबकी वर्दीनेस होती है वो इक्वल होती है, तो इसलिए सबको हमें इक्वल मानना चाहिए। और उनके जो राइट्स होते हैं, जो भी उनके पास हक मिलते हैं, जो भी उनको पैदाइशी हक मिलते हैं, वो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, ठीक है। मतलब जैसे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने का हक, घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, ये सारी चीज़ें कोई नहीं छीन सकता, यहाँ तक कि सरकार भी नहीं छीन सकती। और जो चीज़ें गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है, तो उन राइट्स को हम इनएलिनेबल राइट्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया ना इनएलिनेबल राइट्स, तो बेसिकली वो राइट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती है। जैसे आपकी बोलने की आज़ादी, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। आप चाहे तो घर में बैठे हुए और आप मोदी जी को बोल रहे हो कि यार मोदी जी अच्छे नहीं है, आप चाहे तो घर में बैठे हो आप किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, ठीक है। तो आपको बोलने की भी आज़ादी है। तो ये सारी आज़ादियाँ जो है ये बेसिकली आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो पहले ये स्टार्टिंग में आपको बताया गया। और अगर हम ये सारी चीज़ें जो है, ये जो राइट्स है इंसानों के, अगर हम ह्यूमन फैमिली में सबको देते हैं, जिसके उसके वजह से होगा क्या, तो बेसिकली हमें फ्रीडम मिलेगी, इसकी फाउंडेशन हो जाएगी। और सबको क्योंकि हम फ्रीडम मिल जाएगी, सब आज़ाद हो जाएंगे, किसी को कोई गुलाम बना के नहीं रख सकेगा, तो जस्टिस भी सबके साथ होगा। और फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस भी होगी, शांति भी होगी, ठीक है। उसके बाद देखो आप सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि वेयर एज डिसरिगार्डेड इग्नोरेंस बोल सकते हो एक टाइप में, कि अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, यानी ह्यूमन राइट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते, एंड कंटेंटेड, यानी मतलब इसको हम फालतू मान लेते हैं ह्यूमन राइट्स को, फॉर ह्यूमन राइट्स हैव रिजल्टेड इन बार्बियस एक्ट विच हैव आउटग्रेटेड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैनकाइंड एंड द एडवेंट ऑफ वर्ल्ड इन विच ह्यूमन बीइंग शॉल enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people। मतलब क्या कि देखो, अगर हम इसको डिसरिगार्ड मतलब बेसिकली इग्नोर कर देते हैं ह्यूमन राइट्स को, क्या है फालतू चीज़ें किसी काम की नहीं है, वर्थलेस है, कंटेंट का मतलब एक टाइप से वर्थलेस होता है कि मतलब किसी काम की नहीं है, तो इसकी वजह से होगा गया, तो इसकी वजह से समाज में बार्बरस एक्ट होने लगे। मतलब रहते नहीं, कुछ लोग होंगे जो दूसरे लोगों को फिर दबाने लग जाएंगे। अब जितने भी मान लो कोई बड़ी पोस्ट पे है, तो जितने भी निचले दर्जे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन दबाने लगेंगे, उनको गुलाम बनाने लगेंगे। और जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, जो बेसिकली ये सपना है सबका, मतलब बेसिकली जो भी उनकी फ्रीडम से कि घूमने फिरने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेस करने की आज़ादी, ये सारी जो चीज़ें रहेगी वो एक टाइप से सिर्फ उनकी सपने बन जाएंगी, अगर हम बेसिकली इसे डिसरिगार्ड करते हैं, इग्नोर करते हैं तो, ठीक है। सो बेसिकली यही सारी चीज़ यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में बोली, मतलब डराया गया, हम बताया गया कि अगर हम इसे ध्यान से नहीं फॉलो करेंगे इस ह्यूमन राइट्स को, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी कि जितने भी लोग हैं उनकी जो सबसे बड़ी चाहत बन जाएगी वो यही बन जाएगी, भैया हमको आज़ाद कर दो, हमको हमारे राइट्स दे दो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक आदमी ह्यूमन राइट्स को समझे। उसके बाद आगे क्या बताया गया है कि देखो, whereas it is essential if man is not to be compelled to have recourse as a last resort to rebel against tyranny and oppression that human rights should protect by rule of law। मतलब क्या कि देखो ये बहुत सा ज़रूरी है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे, अगर मान लो कोई आदमी है और वो किसी भी आदमी के खिलाफ नहीं लड़ पाया, कोई आदमी है मान लो और उसको दूसरे आदमी ने गुलाम बना कर रखा हुआ है, ठीक है। जैसे अंग्रेज लोगों ने हमको गुलाम बना कर रखा था और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप उनके खिलाफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो ह्यूमन राइट्स है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको कानून की मदद से आपको बचाया जाएगा। जैसे अगर मान लो अगर कोई आदमी है और वो आपको बंधुआ मजदूर बना लेता है, ठीक है। बंधुआ मजदूर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे अगर मान लो आपने किसी से कर्जा लिया था, ठीक है। अब कर्जा लिया था आपने किसी से और आप उस कर्जे को नहीं भर पाते हो, तो ऐसे टाइम पर वो जो आदमी होता है वो आपसे काम करवाता है, वो भी फ्री में काम करवाता है, ठीक है। आपको पैसे भी नहीं देता, और जब तक आप उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपसे फ्री में ही काम करवाते रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको ही बोलते हैं। तो इसके अंदर देखोगे तो ये मतलब ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जाता है। तो ये एक टाइप से देखो, और वहीं पे अगर मान लो आप क्योंकि यहाँ पर आपके देखोगे तो आपके ह्यूमन राइट्स के ऊपर छीन लिया जा रहा है, आप खुद की मर्जी से अपना कोई भी जॉब चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं मिल रहा, आपको पूरा गुलाम बना कर रखा जा रहा है। तो अगर आप जाते हो, केस लड़ते हो, कोर्ट में जाते हो, देखो ये आदमी मेरे को बंधुआ मजदूर बना कर रखा है, तो उसके बाद केस होगा और आपका जो राइट्स थे वो आपको दे दिए जाएंगे, आप आज़ाद हो, आप जहाँ जाओ वहाँ पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट्स है वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई आदमी के साथ कुछ भी गलत हो रहा रहेगा, किसी के साथ कोई मतलब कुछ भी कर रहा रहेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है कि वेयरएज इट इज एसेंशियल टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस। मतलब क्या है कि देखोगे तो ये भी ज़रूरी है कि जितने भी देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर उन सब के बीच में फ्रेंडली रिलेशन रहे, सब एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ में रहे, वरना झगड़ा झगड़ी होगा और वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब भाईचारे के साथ रहे, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि सबको ये ह्यूमन राइट्स मिलने चाहिए। यानी क्या, अगर मान
मान लो कोई इंडिया का है, ठीक है, और मान लो अमेरिका में आकर काम कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसके जो भी राइट्स है, अब कोई भी क्यों देखो, क्योंकि वो जो इंडिया का आदमी है वो भी एक इंसान है और अमेरिका का आदमी क्योंकि वो भी एक इंसान है, तो दोनों को एक ही सेम प्रकार के अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है। उसके पास जो राइट्स है उसको भी वो राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये इसके वजह से होगा क्या है कि अगर मान लो सामने अगर हम दूसरे देश के लोगों के साथ इज्जत से रहेंगे तो वो देश हमसे फ्रेंडली रहेगा, अच्छे तरीके से खुश रहेगा, ठीक है। तो एक फ्रेंड रिलेशन बन जाएगा नेशंस के बीच में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चौथे पैराग्राफ में बताया गया। उसके बाद देखो फिफ्थ जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है कि वेयर एज द पीपल ऑफ पीपल यूनाइटेड नेशन हैव इन चार्टर अफ्रेमेड देयर फेथ इन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। मतलब क्या है कि देखो बेसिकली मतलब आधा आधा करके पढ़ते हैं। ये देखो बेसिकली यहाँ पे बताया क्या गया है कि देखो वैसे तो देखोगे जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस चार्टर को बेसिकली अफर्म किया, मतलब बेसिकली साइन किया कि हाँ भाई हम इसको मानते हैं, मतलब बेसिकली मान्यता दी है कि हाँ हम इस चार्टर को मानते हैं, तो वो जो है उनको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के ऊपर भरोसा है कि इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन एंड इन द इक्वल राइट ऑफ मैन एंड वुमेन एंड हैव डिटरमाइंड टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन लार्ज फ्रीडम। कि बेसिकली ये जो ह्यूमन राइट्स है वो लोगों को डिग्निटी और वर्थ भी देगा कि भाई हर एक इंसान को इक्वल राइट्स रहेंगे, सबको मैन एंड वुमेन सबको इक्वली माना जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सोशल प्रोग्रेस होगा, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा, लार्ज फ्रीडम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखो सिक्स्थ जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है कि वेयर एज मेंबर स्टेट्स हैव प्लेज का मतलब प्रॉमिस होता है कि देमसेल्फ टू अचीव इन कोऑपरेशन विद द यूनाइटेड नेशन द प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एन ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। मतलब क्या कि देखो वैसे देखोगे तो जो जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी देश हैं हमारे यूएन के अंदर, तो उन सब ने प्रॉमिस किया है, प्लेज मतलब प्रॉमिस किया है कि हाँ हम इसको मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स है इसको फॉलो करेंगे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसे लागू करेंगे, इसको अपने देश के अंदर भी इसे लागू करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से जो भी यूनाइटेड नेशन का जो भी मतलब गोल है कि भैया हमको पूरी दुनिया में फंडामेंटल फ्रीडम पहुँचाना है, वो भी वो आ पाएगा। और बेसिकली यूएन जो है वो भी देखते रहेगा टाइम टू टाइम कि हाँ भाई सबको सारे देशों में जो ह्यूमन राइट्स है वो ढंग से हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि वेयर एज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस राइट एंड फ्रीडम इज ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फुल रियलाइजेशन ऑफ दिस प्लेस। यानी क्या कि अब क्योंकि देखो यहाँ तक हो गया, अब बेसिकली अगर सबको पता रहे बेसिकली जितने भी हमारे ह्यूमन राइट्स है अगर उनके बारे में सबको अंडरस्टैंडिंग रहेगी, सबको पता रहेगा मेरे पास क्या क्या हक है, जिसकी मदद से उस ये जो प्रॉमिस किए गए हैं अलग अलग देशों ने प्रॉमिस किए है तो उसकी रियलाइजेशन भी होगी। मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपके देश ने बोला है कि हाँ भाई हम सबको अपने देश के अंदर सबको एक जैसा समान इक्वालिटी देंगे, तो अब अगर आपको ये पता है कि हाँ हमारे देश ने ऐसा बोला है तो आप ये समझ पाओगे। और अगर कोई आपके साथ भेदभाव करता है, मान लो आपको बोलता है छोटी जाति है भाग इधर से, तो ऐसे टाइम पर आप बोल सकते हो कि हमारे देश के अंदर बेसिकली हमको ये राइट है कि हमारे साथ कोई भेदभाव ना करे, और कोई भेदभाव करेगा तो पुलिस तेरे को पकड़ के लेके जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें बताई गई है हमारे प्रियम्बल के अंदर में। उसके बाद देखो यहाँ पर लास्ट में जैसे हमारा जो प्रियम्बल रहता है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसके लास्ट में कैसे बताता है कि ये जो मतलब बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सी असेंबली ने कब बनाया था और कब इसको लागू किया था, कैसे लास्ट में हमारे बताया गया है प्रियम्बल के, वैसे ही इसके भी लास्ट में बताया गया है। नाउ देयर फॉर द जनरल असेंबली प्रोक्लेम दिस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट as a common standard of achievement for all people and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedom, and by progressive measure national and international to secure their universal and effective recognition and observance both among the people of member states themselves and among the people of territories under the jurisdiction, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो बेसिकली हमारा मतलब ये जो प्रियम्बल है, ये जो हमारा यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जनरल असेंबली ने बनाया है। और बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि जितने भी मतलब देशों ने इसे माना है और जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी नेशंस है, कंट्रीज़ है, हर जगह इस ह्यूमन राइट्स को बेसिकली हम फॉलो करवाएंगे। और कोई भी जो ऑर्गन है सोसाइटी का, समाज का जो भी हिस्सा है, हर जगह बेसिकली कह सकते हो इन राइट्स को माना जाएगा, ठीक है। अब ये भी आपको आगे क्या बताया गया था कि देखो बेसिकली जितने भी ये हमारे राइट्स है उन सबको अपने दिमाग के अंदर रखना है, अपने जितने भी लोग हैं अपने देश के उन सबको इसके बारे में टीच करना है, एजुकेट करना है, ताकि लोगों के दिमाग में ये जो राइट्स है और जो फ्रीडम से जो भी यूडीएचआर आपको दे रहा है उसके बारे में रिस्पेक्ट आए और लोग समझ पाए कि हमको क्या क्या राइट्स है यूनिवर्सली एक ह्यूमन होने के नाते, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई है।
सो यहाँ पर बेसिकली हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो प्रीएम्बल है वो फिनिश हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो 30 आर्टिकल्स है, मतलब 30 जो आर्टिकल्स है, उनको एक ही लेक्चर के अंदर देख लेंगे। तो अगर आपको वो वाला लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, ताकि जैसे हमारी नेक्स्ट वीडियो जो है हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी तो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी क्वेश्चन होता है आपके माइंड में, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड और कोई चीज़ नहीं समझ आई रहेगी, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में चाहो तो पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी जाकर पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। एंड अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए, अगर आपके पास बुक नहीं है और आप चाहते हो कि भैया स्टडी पर्पज़ के लिए मेरे को पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप चाहो तो इसको टेलीग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे स्टडी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, 2-3 दिन बाद देख रहे हो अपलोड होने के, तो आप यहाँ पर चेकआउट एक बार कर सकते हो इसकी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट जो कि आ गई है यहाँ पर, तो एक बार देख लो। अगर नेक्स्ट वीडियो आ गई होगी तो जाकर वो भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।